पौरव डायनेस्टी बात कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने इसके दो पार्ट पर बात की है। पहला पार्ट था कि इस पौरव डायनेस्टी के बनने के कारण क्या थे, क्या ऐसे सरकमस्टेंसेस वहां पैदा हुए जिसकी वजह से आज हम इस डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने उसके अंदर उसके पूरे एक कंप्लीट ज्योग्राफिकल मैप को भी देखा, कहां कहां तक इस डायनेस्टी का विस्तार हम लोग देखते हैं। फिर हम लोगों ने इसके स्रोत के बारे में बात की थी, जो दो पार्ट में लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल बेस, साहित्य और पुरातात्विक आधार पर देखे, और जिसमें सबसे जो ठोस एविडेंस है, पहला हम लोगों ने देखा था तालेश्वर, जो ताम्रपत्र थे। तालेश्वर अल्मोड़ा में जो जगह पड़ती है, वहां पर जो कॉपर प्लेट पर हमको एविडेंस मिले हैं। सेकंड हम लोगों ने इनके कॉइन्स के बारे में बात की थी। तो अब हम अपनी इस क्लास के थर्ड पोर्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं, और थर्ड पोर्शन हम लोगों ने बात की थी कि जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं। अब जब हम इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या इस प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमको कुछ छोटी छोटी पहले चीजों को समझना होगा, तो हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे बारीकी से समझ सकते हैं। पहला, हम लोगों को यह पता करना होगा कि इनकी राजवंशावली क्या थी। इनका जो राजवंश था, उस राजवंश के अंदर कौन कौन से लोग आए, किनका हमको आज तक उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को इनकी एक हायरार्की के बारे में जानकारी लेनी है, जो इस डायनेस्टी की संबंधित थी। फिर हम लोग यहीं से ही एक टॉपिक और उठाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, उपाधियां हैं, इंपॉर्टेंट टाइटल्स। फिर इंपॉर्टेंट टाइटल के बाद एक संरचना हम लोगों को देखनी है, एक स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है। ये स्ट्रक्चर कैसा, कि इनका जो सिस्टम हुआ करता था, इनका जो राज्य हुआ करता था, टॉप पर क्या था, फिर क्या उसको किस किस नाम से। और फिर हम लोग को एक लास्ट पोर्शन इसी के अंदर देखना है कि जो स्ट्रक्चर था, ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से चलाने के लिए एक मशीनरी की जरूरत थी, एक मैकेनिज्म की जरूरत थी, एक प्रशासनिक तंत्र की जरूरत थी। प्रशासनिक तंत्र, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जरूरत पड़ती है। आप अगर किसी सिस्टम को चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है, और उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ बड़े लोग होते हैं, राजा टाइप के, वो किस उपाधि को धारण किए हुए हैं, और वो राजा कौन कौन से हैं। तो आप इस टॉपिक को एक फिर कंप्लीट फॉर्मेट में समझ पाएंगे। हम अपने इस टॉपिक को समझने के लिए इसकी नंबरिंग कर देते हैं। जैसे हम लोग इसको एक नंबर दे देते हैं, ए, बी, सी एंड उधर डी पार्ट। एक एक पार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक का पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए जो हम बात करते हैं, जो इसका राजवंश से संबंधित है, मतलब हम एक तरीके से इसकी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी डायनेस्टी से संबंधित। अब इस डायनेस्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस डायनेस्टी का हमारे पास जो सबसे बड़ा स्रोत है, सोर्स है, वो सोर्स हमारे पास दो है। दो सोर्स है हमारे पास। पहला हम लोग अगर सोर्स देखें, तो पहला सोर्स हम लोग के पास आता है, जो हमारे पास ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र जो हमारे पास कॉपर प्लेट हम लोगों को मिली है, और दूसरा हम लोगों के पास है
सिक्के, मुद्रा या फिर कॉइन, दो टाइप के सोर्स है। इन्हीं सोर्सेस से हमको इनकी राजवंशावली का एक थोड़ा आइडिया लगता है। अब अगर हम इन दोनों सोर्सेस को कुछ पर्टिकुलर बेसिस पर डिवाइड करके समझने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पता चलता है। पहली चीज, अगर हमको इन ताम्र पत्रों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, ये जो ताम्र पत्र थे इनके पब्लिशर कौन थे, इनके प्रदानकर्ता कौन थे, पब्लिशर, इसको पब्लिश किसने किया। ऐसे ही अगर हम कॉइन्स या फिर सिक्कों के बारे में बात करें कि इन सिक्कों को किस व्यक्ति ने यहाँ पर प्रदान किया या फिर पेश किया। ये मिट नहीं रही है, उसका यूज करते हैं। देखो, ताम्रपत्र के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो आपको एक नाम पढ़ने को मिलता है, द्युति वर्मन। द्युति वर्मन कि भाई साहब ये जो ताम्रपत्र मिले हैं हमको द्युति वर्मन से संबंधित मिले हैं, कि इन्होंने इस ताम्रपत्र को पब्लिश किया होगा, द्युति वर्मन। और अगर कॉइन से रिलेटेड बात आती है तो कॉइन को पब्लिश करने वाले जो व्यक्ति रहे हैं वो थे द्विज वर्मन। द्विज वर्मन कि भाई साहब ये जो कॉइन्स मिले हैं हमको इनके मिले हैं और जो ताम्रपत्र मिले हैं वो हमको इनके मिले हैं। वहीं अगर हम इन दोनों को इनके समय काल को इंडिकेट करते हुए बात अगर समझें कि इनका पीरियड क्या रहा होगा, इनका समय काल क्या रहा होगा, एक मोटी सी अगर हम लोग इनकी इंफॉर्मेशन देखें कि इनका टाइम क्या रहा होगा या फिर पीरियड क्या रहा होगा। ताम्रपत्र के बारे में अगर जब हम लोग पता करते हैं तो हमें पता चला कि जो ताम्रपत्र है ये लगभग 6ठी सदी के हैं, 6ठी शताब्दी के हैं। और अगर सिक्कों को देखा जाए तो हमको पता चला इसके कार्बन डेटिंग से सर्वे करके कि ये तो 4ठी सदी के हैं, 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी, और ये 4th सेंचुरी या फिर 4ठी शताब्दी की हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये सिक्के तब के रहे होंगे। देखो आज भी हम लोग क्लियर नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातों के बेस पर इस बात की है। दैट्स वाई हम इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4ठी शताब्दी से और 7वीं शताब्दी तक का टाइम ड्यूरेशन लेकर के जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा सोर्स नहीं है। जो सोर्स है उन सोर्सेस के माध्यम से ही हम लोग ये इंफॉर्मेशन बात कर रहे हैं। अब पता चला, अच्छा यहाँ से इनके जो पब्लिशर करता थे इनका जो हम लोगों को वो मिला है ताम्रपत्र, उसमें 6ठी शताब्दी से संबंधित बात रखी है। बट बात उन्होंने जो लिखी है इनके राजवंशावली से, वो पुराने राजवंशों के बारे में जिक्र किया है। पुराने राजवंश मतलब जो इनके पहले बेस या फाउंडर रहे होंगे उनकी इंफॉर्मेशन इन्होंने इस ताम्रपत्र के अंदर दी है। तो मतलब एक नेक्स्ट जो पार्ट है इनका राजवंश, जो इनकी डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी के राजाओं का जिक्र हम लोगों को इन अलग अलग सोर्सेज के अंदर मिला है। अब वो क्या क्या सोर्सेज के अंदर, जैसे जब हम द्युति वर्मन के इस ताम्रपत्र से संबंधित जानकारी देखते हैं तो हमको 3 इनके राजाओं की इंफॉर्मेशन मिलती है कि 3 राजाओं ने यहां पर राज किया होगा। अब वो 3 राजाओं का सीक्वेंस वाइज यहां पर नाम दिया गया है। सीक्वेंस जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अग्निवर्मन। अग्निवर्मन का नाम मिला है हमको। खुद जो द्युति वर्मन है ये ध और य होता है, हमेशा ध्यान रखना, द और फिर यहां से यह चलता है। द्युति वर्मन की जानकारी मिलती है। और फिर उसके बाद विष्णु वर्मन, यस विष्णु वर्मन 3rd नंबर पर आते हैं हमारे पास विष्णु वर्मन।
विष्णु वर्मन। तो इन ताम्रपत्र से हमको ये वंशावली में इन 3 राजाओं का जिक्र मिला। वहीं जब हम लोग कॉइन्स या सिक्कों के सर्वेक्षण पर गए, इसको हम लोग ठीक से सर्वे करने के लिए गए, तो हमको पता चला कि यार यहाँ 3 नहीं, यहाँ तो 4 राजाओं की जानकारी मिली है। उन 4 राजाओं में विष्णु वर्मन का भी नाम था, उसमें अग्निवर्मन का भी नाम था, उसमें द्विजवर्मन भी है, और एक और है जिसको वृषवर्मन बोलते हैं। तो इसमें विष्णुवर्मन, विषवर्मन, अग्निवर्मन, द्विजवर्मन और विष्णुवर्मन। अच्छा, विष्णु हो गया और वृष हो गया, अग्नि हो गया और द्विज हो गया। ठीक है, 4 ही तो थे। ये वृष वर्णन है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये नहीं होनी चाहिए, ये करेक्ट स्पेलिंग में मेरे से गलती हो गई, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये वृष यहाँ इस तरीके से बनेगा। यस, तो 4 जो राजवंश के लोग थे उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ और 3 की यहाँ। और अगर हम ठीक से इन चीजों को देखें तो हमको टोटल 5 राजाओं की इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट 3 तो हम लोगों ने देख लिए यहाँ पर। अब विष्णुवर्मन यहाँ पर भी है तो काउंट नहीं कर रहे हैं। वृषवर्मन एक नए आए हैं, 4th। अग्निवर्मन यहाँ पर भी थे और द्विजवर्मन यहाँ पर है 5। तो हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर बात की थी तो हमको पता चला था कि टोटल 5 राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वो 5 राजा हमारे पास यहाँ हैं। अब इन 5 राजाओं में सबसे पहले कौन से थे, फिर कौन से थे, फिर कौन से थे, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे इतिहासकारक रहे हैं उन्होंने जानकारी जुटाने के बाद कुछ चीजों के ऊपर, कुछ निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे हैं जिन पर अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो एक मत हैं। अब वो निष्कर्ष क्या है? वो निष्कर्ष हमको इनकी कुछ टाइटल्स से पता चलता है, इनकी कुछ उपाधियों से पता चलता है। तो पहली चीज तो आपको इनकी राजवंशावली से कुछ जानकारी मिली। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हम समझते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, जो इनकी उपाधि से संबंधित है। बी पार्ट जो इनकी उपाधि रही है, जो इनके टाइटल्स रहे हैं। अब इनके टाइटल्स की इंफॉर्मेशन, बेसिकली इनके टाइटल्स कुछ पर्टिकुलर ही हम लोगों को मिले हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं राजा की। राजा मतलब शासक, वो शासक जो इनका सबसे बड़ा हेड था, उसी के ही अंडर में हर चीज थी। वही न्यायपालिका का सर्वोच्च था, वही जमीन का मालिक था, जमीन को खरीद भी सकता था, बेच भी सकता था। वही इस रीजन की सबसे ऊंची या सबसे बड़ी बॉडी के रूप में जाना जाता था। अब उस राजा के लिए कई सारे नाम का यूज किया गया है, कई सारे वर्ड्स का हम लोगों ने यूज देखा है। जैसे इस राजा को, एक तो वर्ड यहां पर राजा ही रख दिया है, राजा। दूसरा रखा गया है नृपति। नृपति, इस राजा के लिए नृपति वर्ड को भी यूज किया गया है। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ लगाएं तो शाब्दिक अर्थ इसका बनता है मनुष्यों का स्वामी या फिर मनुष्यों का राजा। मनुष्य मतलब ह्यूमन, जो मनुष्य है उन सब का स्वामी जो होगा उसको नृपति के नाम से जाना जाएगा। मतलब किसके लिए? इसी राजा के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। दूसरा एक वर्ड और यूज किया गया है, महाराजा
धीराज। और ये जो वर्ड है ना महाराजा धीराज, ये वर्ड यहां पर नया नहीं था, ये वर्ड कुनिंद के जमाने से चला रहा था। मैंने आपको कुनिंद डायनेस्टी के बारे में बताया, कुनिंद लोगों के टाइम ड्यूरेशन से ये शब्द चला रहा है। और ये शब्द अपने आप में क्या चीज शो करता है? ये शब्द शो करता है स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंट को, कि भाई ये जो वर्ड है, ये वर्ड शायद वो राजा लगाते होंगे जो किसी भी राज्य के अधीन कार्य नहीं करते होंगे, जो अपने आप में एक तरीके से स्वतंत्र सत्ता को संभाले हुए हैं। ये स्वतंत्रता का प्रतीक था। और स्वतंत्रता कैसी? सत्ता की, मतलब जो भी इनका राज्य हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रीजन हुआ करता था, वो रीजन किसी के भी अंडर कंट्रोल नहीं था। उस चीज को शो करने के लिए राजा अपनी उपाधि को अपने नाम के आगे यूज किया करता था। वहीं एक वर्ड और यूज किया जाता है, महाराज। महाराज, ये जो महाराज वर्ड है, ये महाराज वर्ड शब्द का प्रयोग अपने पूर्वज जो राजा रहे हैं, उन पूर्वज राजाओं से प्रभावित होकर के प्रयोग किया जाता रहा गया होगा। मतलब ये जो शब्द है ये अपने पूर्वजों से संबंधित था, जो इनके पहले के राजा महाराजा आए होंगे, उन राजा महाराजाओं के लिए यूज किया जाता था महाराजा, पूर्वजों के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ जो स्पेशल राजा था, उस राजा के लिए जो आमतौर पर जनरली इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। बट कुछ ऐसे भी लोग आए हैं, कुछ ऐसे भी राजा आए हैं जिन लोगों ने कुछ स्पेशल उपाधियां धारण की है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। ये जो राजा है, इनका जिक्र तालेश्वर में भी हम लोगों ने देखा है, और इनका जो जिक्र है हम लोगों ने इधर जो अपने मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं के अंदर भी देखा है। अग्निवर्मन आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। जो अग्निवर्मन है, अग्निवर्मन के लिए एक स्पेशल से वर्ड यूज किया गया है, अग्निवर्मन। जो अग्निवर्मन है, इनके लिए एक स्पेशल उपाधि दी गई है, श्री। एक स्पेशल से उपाधि दी गई है श्री नाम से। अभी जो श्री उपाधि है, ये भाई किस चीज को इंडिकेट कर रही है? ये भी तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन होगा। श्री उपाधि का सेंस कई चीजों से लगाया जा सकता है। कई चीजों से कैसे? जैसे देखो, जैसे हम लोग पूरे के पूरे राजाओं के बारे में, इनके पांचों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये श्री शब्द ना ओनली एंड ओनली अग्निवर्मन के लिए ही प्रयोग किया गया है। केवल इनके लिए ही प्रयोग किया गया है। इसके लिए? अग्निवर्मन के लिए। ओनली जो श्री टाइटल है वो किसके लिए यूज? अग्निवर्मन के लिए ही किया है। अब ये जो अग्निवर्मन के लिए यूज किया है, ये किस चीज को इंडिकेट करता होगा? तो इतिहासकारों ने शायद ये एक इसका नतीजा निकाला है। मैंने आपको जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ ये जो पौरव डायनेस्टी थी, इस पौरव डायनेस्टी का जो बेस था, वो बेस जब गुप्त एम्पायर डिक्लाइनेशन पर था, तो तब इन लोगों ने अपने आप को पावर में लेकर के आने का काम किया था। तो शायद जब गुप्ताज डिक्लाइनेशन मोड पर थे, तो ये जो ये जो पौरव डायनेस्टी के लोग थे, ये पौरव डायनेस्टी के लोग एक अपने आप को शक्तिशाली या अपने आप को स्वतंत्रता की तरफ लेकर के जा रहे होंगे। तो इट मीन्स शायद ये वो जमाना रहा होगा जब इस पौरव डायनेस्टी के ये एज ए फाउंडर के रूप में रहे होंगे। कौन? जो हम लोग बात कर रहे हैं अग्निवर्मन के, ये फाउंडर के रूप में। मतलब जो गुप्त साम्राज्य था, इस गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यहां पर ये जो अग्निवर्मन थे, अग्निवर्मन शायद इसके
इन्होंने अपने आप को फ्री या फिर स्वतंत्र घोषित किया होगा, स्वयं को स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वयं को स्वतंत्र राज्य के रूप में इन्होंने इंडिकेट किया होगा। शायद इस वजह से आगे आने वाले, चाहे द्युति वर्मन हो चाहे विष्णु वर्मन हो, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में इनको स्पेशल से जगह दी है श्री शब्द से। दैट्स वाई ये जो श्री वर्ड हम लोगों ने लगाया है अग्निवर्मन के लिए, ये अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी को शो कर रहा है। अलग आइडेंटिटी कहने का मतलब ये शायद इन सभी के सभी शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण शासक रहे होंगे। कौन? ये अग्निवर्मन। ये उपाधि इनके अलग अलग इस टाइप की चीजों को इंडिकेट कर रही है। क्लियर है? अब अग्निवर्मन के बाद और भी लोगों का जिक्र हम लोगों के पास आता है। जैसे हम द्युति वर्मन के बारे में बात करते हैं। अग्निवर्मन को हमने कोई नंबरिंग दी है क्या? नहीं दी है, तो यहां पर भी हम विदाउट नंबरिंग काम करते हैं। द्युति वर्मन, इनके लिए दो उपाधियों का यूज किया गया है। पहली महाराजा धीराज। अब ये जो महाराजा धीराज उपाधि है, ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, ये अपने आप में स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाती है। ठीक है। दूसरा एक और उपाधि से इनको दिखाया गया है, परम भट्टराज महाराजा धीराज। महाराजा धीराज शब्द से भी इनको इंडिकेट किया गया है। इसका मतलब ये द्युति वर्मन जब अपने टाइम ड्यूरेशन में रहे होंगे तो इनके टाइम ड्यूरेशन में शायद ये अपने चरम पर होंगे, पावरफुल रहे होंगे, बहुत पावरफुल रहे होंगे अपने उस टाइम ड्यूरेशन में। दैट्स वाई इन्होंने एक बड़ी उपाधि धारण की है। ये उपाधि उस टाइम दक्षिण भारत के जो शासक रहा करते थे वो धारण किया करते थे। अगर आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री को पढ़े तो वहां के राजा अपने नाम के आगे परम भट्टराज जैसे शब्दों का प्रयोग किया करते रहे होंगे, तो वहां से शायद इस उपाधि को इन्होंने धारण किया हो, अपने उस पावरफुल उस सत्ता को दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। वहीं एक और राजा का नाम विष्णु वर्मन, जिनके हम लोगों को इंस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। विष्णु वर्मन, ये जो विष्णु वर्मन है, इनके बारे में भी हमको एक उपाधि परम भट्ट राज महाराजा धीराज उपाधि हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी एक तरीके से अपने उस टाइम के दौरान अपने एक पावरफुलनेस को दिखाने का एक तरीके से प्रयास करती है। तो ये कुछ उपाधियां हम लोगों को देखने को मिलती है। आपके एग्जाम में प्री में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हर एक उपाधि का आपको मतलब भी पता होना चाहिए कि क्या क्या उसके सेंस रहे होंगे, मतलब रहे होंगे। जब देखो, जब आप अपनी समझ इस तरीके से विकसित कर लेते हैं ना, चाहे टॉपिक कोई भी हो, जब आप उसकी गहराई से हर चीज पर ग्रिप कर जाते हैं तो आगे कुछ समस्या नहीं रह जाती, वो बड़ा आसान इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दो चीज हम लोगों ने अभी तक इस पोर्शन की देखी है। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा और पोर्शन, इसका शायद सी पार्ट है। हाँ, दो पार्ट हम लोग के हो चुके हैं। इसका जो सी पार्ट था वो था संरचना से। जो इसका सी पार्ट है वो रहा हम लोगों की संरचना से। प्रशासनिक संरचना,
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से। आसान सा है, जैसे आज हम अपने आप को एक देश के रूप में इंडिकेट करते हैं, है ना, उस टाइम ये राज्य के रूप में इंडिकेट करते थे। मतलब देश शब्द यहां पर अभी तक चलन में नहीं था। आज जैसे हम अपने यहां पर देश में क्या देखते हैं, राज्य देखते हैं, स्टेट देखते हैं, तो उस टाइम ये राज्य ना बोल करके उसको प्रांत, पुरानी आप किताबों के अंदर पढ़ोगे तो प्रांत शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। प्रांत शब्द आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रांत था, इस प्रांत को ये लोग किस भाषा में बोलते थे, क्या बोलते थे, अब मैं यहां पर उस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। ये वाली वो लैंग्वेज है जो आज करंट में हम लोग यूज कर रहे हैं। ये वो लैंग्वेज है जो बाकी जैसे नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में आप लोग देखते हैं, उन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं। ये करंट में जो ये वर्मन सॉरी जो पौरव वंश के लोग इन चीजों के लिए यूज किया करते थे शब्दों का, यहां पे हम वही शब्द लिख रहे हैं। तो यहां पर ये राज्य शब्द का ही यूज किया करते थे। प्रांत को ये प्रांत ना बोल करके बोलते थे भुक्ति। भुक्ति, प्रांत को प्रांत ना बोल के भुक्ति। आज जैसे कोई स्टेट होता है, वो स्टेट कई सारे क्या डिस्ट्रिक्ट में, जिले में होता है, एक तरीके से ट्रांसलेट उसको पार्ट कर दिया जाता है कई सारे जिले। तो यहां पर जिले को जिले ना बोल करके तहसील के रूप में आप लोग लिया करते हैं। यहां पर ऐसे जिले वाले शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं आया था, तो यहां पर तहसील के रूप में हुआ करता था। और इस तहसील को ये बोलते थे पाठक। पाठक। और आज जैसे हर एक जिले में क्या होता है, अलग अलग गांव होते हैं, विलेज। तो यहां पर भी उसको गांव ना बोल करके ग्राम बोला जाता था, और इस ग्राम को यहां पर ग्राम पटिल नहीं पटलिक, पटलिक, ये शब्द ऐसे हैं। तो एक्चुअली प्री के लिए आपको ये थोड़ा बहुत फैक्चुअल डेटा है वो करना पड़ता ही है। तो ग्राम शप्तलिक, मेरे से भी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है। तो ये जो वर्ड थे, इन वर्ड्स का ये अपनी इस प्रशासनिक संरचना के लिए यूज किया करते थे, स्ट्रक्चर के लिए। अब इस प्रशासनिक संरचना पे ये काम कैसे करते थे, तो उस काम करने के लिए ये जो पूरा राज्य हुआ करता था, पूरा जो राज्य हुआ करता था, इस राज्य का एक हेड सुप्रीम हुआ करता था जिसको हम बोलते थे राजा। ठीक, और ये जो राजा था, अंदर ये जितने भी गांव तक का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पूरे गांव तक के एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा हेड हुआ करता था। अब अकेला राजा हर चीज की इंफॉर्मेशन खुद तो नहीं ले सकता है, हर चीज के बारे में खुद तो स्टडी नहीं कर सकता है। तो अब वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मशीनरी बनाएगा, एक प्रशासनिक तंत्र का वो निर्माण करेगा। ये जो प्रशासनिक तंत्र होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगी, वो इस लेवल पर भी आपको देखने को मिलेगी, पूरे के पूरे राज्य के लेवल पर। और वो मशीनरी एक अलग से उसके अंडर में काम करने वाला जो राज्य था उसके, क्योंकि एक देश होगा, उस देश में कई सारे स्टेट होंगे, ऐसी राज्य था, उस राज्य के अंदर कई सारे प्रांत, या फिर राज्य था कई सारे भुक्ति में उसको डिवाइड किया जाता था। ये जितनी भी आपको मशीनरी की बात कर रहा हूं, ये मशीनरी कंप्लीटली एडॉप्टेबल थी, ये पूरी की पूरी मशीनरी। इस मशीनरी को खुद से पौरव वंश के लोगों ने डिजाइन नहीं किया था, इस मशीनरी को एडॉप्ट किया था। इट्स एडॉप्टेबल, इसको एडॉप्ट किया था, इसको कहीं से लिया था। कहां से, तो दो बड़े राजवंशों से ये प्रभावित थी मशीनरी। पहली जो गुप्त डायनेस्टी थी, गुप्त साम्राज्य था, वहां से इस मशीनरी को
इन्होंने एडॉप्ट किया था, इस संरचना को इन्होंने एडॉप्ट किया था, स्ट्रक्चर को। और दूसरा हर्षवर्धन के टाइम ड्यूरेशन में, हर्षवर्धन, दो रीजन से, दो बड़े बड़े जो राजा रहे हैं नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में, वहां से इन्होंने इस स्ट्रक्चर को और उस तंत्र को जिस पे हम लोग अभी बात करेंगे, वहां से इन्होंने लिया, तो अपनी इस तरीके की मशीनरी को इन्होंने डेवलप किया। अब हम लोग इसके जो डी पार्ट है उसकी, उस मशीनरी के ऊपर बात करते हैं। हम लोग अभी अपने इसको यहीं पे ही ब्रेक कर रहे हैं, थोड़ा सा आप 5-10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर दोबारा से यहीं से ही नेक्स्ट वाला पोर्शन, और अगली वाली जो क्लास है उसमें हम लोग इनका जो भी ये तंत्र रहा है, जितना भी ये प्रशासनिक तंत्र मशीनरी के बारे में हम बात करते हैं वो, और जो इनका इकोनॉमिक, जो आर्थिक बेस पर जो इनके सिस्टम रहा था, वो कंप्लीट हम लोग बात करेंगे। उसमें हम लोगों को ज़मीन वगैरह के बारे में बहुत कुछ बात करना है, जो आज तक आप उन पद्धतियों को देखते आ रहे हैं। जैसे ज़मीन की पैमाइश पहली बार यहाँ से स्टार्ट हुई, वो हम आगे तक फिर जो भी हमारे यहाँ पर राज्य की जो ज़मीन से संबंधित जो भी चीज़ें चलेंगी, वो फिर आगे तक एज इट इज़ ऐसे चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम अब लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।